बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। MTH 623 टेंसर एनालिसिस के फ़ाइनल टर्म की तैयारी के सिलसिले में इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया था। वो वीडियो 85 लेक्चर तक मैंने बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो में। तो उसी सिलसिले में आज इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले हमने रीमान टेंसर्स तक डिस्कस किया था और रीमान टेंसर्स का हमने सिंबल भी देखा था, R था और उसमें 4 इंडेक्स इन्वॉल्व थे। तो रीमान टेंसर ही से हम मज़ीद टेंसर्स भी अखज़ करेंगे जिसमें आइंस्टाइन टेंसर्स और रिची टेंसर्स हैं। ये MCQ पूछा जा सकता है कि आइंस्टाइन टेंसर और रिची टेंसर किससे ड्राइव किए जा सकते हैं, तो वो रीमान टेंसर्स हैं। ठीक हो गया जी, ये आपका MCQ 1 हो गया। अब ये ड्राइव किए कैसे जाते हैं वो हम आगे देखते हैं। MCQ 1, जैसे कि ये आपका एक रीमान टेंसर है। रीमान टेंसर में हम क्या करते हैं, एक सबस्क्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट, यानी ये जो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर है और जो नीचे है इसको कंट्रैक्ट कर देते हैं, इसकी कंट्रैक्शन कर देते हैं। तो सिंपल ये MCQ पूछा जा सकता है आपसे कि क्या ये दोनों बराबर हैं। इस तरह भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें ये जो राइट हैंड साइड है ये रीमान टेंसर है और लेफ़्ट हैंड साइड भी आपकी रीमान टेंसर है। इस तरह भी पूछा जा सकता है, जबकि ये लेफ़्ट हैंड साइड रीमान नहीं बल्कि ये कौन सी है, ये रिची टेंसर है। ठीक है जी, ये रिची टेंसर का सिंबल है। क्लियर हो गया? तो डिफरेंट तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है। रिची टेंसर में 2 इंडेक्स इन्वॉल्व होंगे और ये आपका 2 ऑर्डर का टेंसर होगा और ये कंट्रैक्शन है। क्लियर हो गया? सेकंड, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो जी हाँ, ये सिमेट्रिक भी है। क्लियर हो गया? आगे आ जाता है रिची स्केलर। अगर आप ये इंडेक्स के बगैर देखें, R जो है ये आपका रिची स्केलर होगा। और रिची स्केलर किससे ऑब्टेन किया जा सकता है? रिची टेंसर से। अब फिर से देखिएगा, इसमें से डिफरेंट MCQ पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि रिची टेंसर का सिंबल क्या है, नंबर 1। नंबर 2, रिची टेंसर किससे ड्राइव किया जाता है, तो रीमान टेंसर से। रिची स्केलर क्या सिंबल क्या है, वो R है, तो वो किससे ड्राइव किया जाता है, वो रिची टेंसर से ड्राइव किया जा सकता है। क्लियर हो गया जी। 3, अब ये पेपर में पूछा जा सकता है कि अगर 2 डायमेंशनल स्फीयर है, 2 डायमेंशनल अगर आपका स्फीयर है तो उस सूरत में R स्केलर रिची स्केलर 2 के बराबर होगा। सिंपल। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका MCQ नंबर 3 था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, आगे आपको रिची टेंसर का फार्मूला आना चाहिए। रिची टेंसर का फार्मूला ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये रीमान टेंसर से ड्राइव किया हुआ है। तो ये K जो है, जो एक जैसे आपके डमी इंडेक्स होंगे, वो इसको कंट्रैक्ट करके आप रिची टेंसर का फार्मूला बनाएंगे। ठीक है जी। और इनको वेरिएशन अगर हम दें तो 1 2 वेरिएशन करके भी इसको हम लिख सकते हैं, यानी 1 की एक जगह कर लें, फिर 2 की एक जगह कर लें, फिर 3 कर लें। ठीक है जी, ये आपका 4 न्यूमेरिकल हो गया। और इसी तरह हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो रीमान टेंसर है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। MCQ नंबर 6। अच्छा, कर्वेचर जो है ना, कर्वेचर इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है कि कर्वेचर को हम स्केलर क्वांटिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
और इसको वेक्टर क्वांटिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्केलर में अगर रिप्रेजेंट करें तो उसमें मैग्नीट्यूड का जिक्र होगा, वेक्टर में करेंगे तो उसमें डायरेक्शन का जिक्र होगा, ये आपको पता ही है। अच्छा, रिमान का जो कर्वेचर है वो n डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कर्वेचर निकालेंगे तो वो आपका रिमान कर्वेचर होगा। ये MCQ नंबर 7 हो गया। इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट क्या आते हैं भाई? इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते हैं एंड कंप्यूटिंग डेरिवेटिव ऑफ दूस डिस्टेंस, और उन डिस्टेंस का डेरिवेटिव निकालते हैं किसी भी स्पेस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी ऑब्जेक्ट से अगर दो चीज़ें लिंक कर जाएं, डिस्टेंस और डेरिवेटिव्स, उस डिस्टेंस का डेरिवेटिव। मीट्रिक टेंसर इसकी एग्जांपल है, ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल सॉरी MCQ नंबर 8 हो गया। आगे हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो आपके रिमान टेंसर हैं, रिची टेंसर हैं, रिची स्केलर्स हैं, ये मीट्रिक टेंसर ही से ड्राइव किए हुए हैं सारे के सारे, और ये सारे के सारे इंट्रिंसिक मेजर ऑफ कर्वेचर हैं। क्लियर है? तो ये MCQ नंबर 9, यानी पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या रिची टेंसर मीट्रिक टेंसर से ड्राइव्ड है? यस। और इसी तरह रिची स्केलर भी मीट्रिक से ड्राइव है? यस। इसी तरह रिमान टेंसर भी, क्योंकि सारे एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं तो सारे के सारे ये मीट्रिक टेंसर से ड्राइव्ड हैं और ये इंट्रिंसिक मेजर ऑफ कर्वेचर होंगे। मैनीफोल्ड क्या है? अब आप देखें एक कर्व स्पेस में, जैसे अगर आप सपोज स्फीयर ले लें तो स्फीयर में ये कर्व बनता है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल छोटा सा एक लोकल कर्व लें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। वो यानी लोकली क्या होंगे? फ्लैट होंगे। जैसे अगर आप अर्थ देखें तो ये है स्फीयर, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये फ्लैट है, लोकली ये फ्लैट है। तो ऐसी सरफेस को हम मैनीफोल्ड का नाम देते हैं, यानी लोकली फ्लैट सरफेस आपकी क्या कहलाएगी? मैनीफोल्ड। तो ये भी आपका MCQ पूछा जा सकता है कि लोकली फ्लैट सरफेस व्हाट इज इट कॉल्ड? तो वो मैनीफोल्ड है, ठीक है। तो रिमानियन मैनीफोल्ड, अगर आपने किसी लोकली फ्लैट सरफेस का कर्वेचर निकालना हो तो वो रिमान टेंसर से हम निकालते हैं, ठीक है जी। यानी रिमानियन जो टेंसर्स हैं उनका यूज़ कहाँ पर होगा? मैनीफोल्ड में होगा। क्लियर हो गया? ये आई थिंक 11 था जी, 11। इसी तरह रिची स्केलर इज द सिंपलेस्ट कर्वेचर है जी मैनीफोल्ड में, ठीक है जी। ये आपका 12 हो गया MCQ। आगे रिची कर्वेचर, सॉरी रिमानियन कर्वेचर जो है उसका फार्मूला हम देखेंगे। चूंकि रिमानियन कर्वेचर हम मैनीफोल्ड में निकालते हैं और ये मीट्रिक टेंसर से ड्राइव्ड होता है, तो ये तो हमें पता ही है। तो इसमें दो पॉइंट इन्वॉल्व होंगे, U एंड V, ये आपने याद रखना है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, जस्ट आपने ट्रिक याद रखना है। UV लिखें, फिर UV लिखें, फिर नीचे भी UV लिखें, फिर नीचे अगेन UV लिखें, ठीक है। आगे इनके ऊपर इंडेक्स डाल दें। इंडेक्स आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन हम IJKL डालते हैं। नीचे चूँकि डिफरेंट होना चाहिए, RST UV डाल सकते हैं। यहाँ पर PQRST वगैरह डाले हैं, ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो जो इंडेक्स इन सब के साथ हैं वही इस G के साथ आने चाहिए और ऊपर वाले R के साथ आने चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या है? कर्वेचर ऑफ रिमानियन कर्वेचर है। तो रिमानियन कर्वेचर में आपसे एक MCQ ये भी पूछा जा सकता है कि रिमानियन कर्वेचर में कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। तो वो आपको पता है U एंड कितने पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, तो U एंड V। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट इन्वॉल्व होंगे, इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा 11, ये था हमारा 12 और 13 हमारा आएगा ये
रीमानियन कर्वेचर के बारे में। और जी का फार्मूला आपको अगेन नीचे दिया हुआ है। जी चूँकि ये मीट्रिक टेंसर है, तो जी का फार्मूला आपने याद रखना है। जी माइनस जी कर लें। जिस तरह अगर आप अपनी वाइफ के सामने जी करते हैं ना, या जो वाइफ्स होती हैं वो किसके सामने जी करती हैं, वो मेरा ख्याल है किसी के सामने भी नहीं करती होंगी। चलो खैर, जी माइनस जी जी। तो अब आपने इनके साथ यूज़ करने हैं, क्या बोलते हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे आप यूज़ करेंगे, जो इस जी वाले इंडेक्स है ना उसी को आपने यूज़ करना है। किस तरह यूज़ करना है, यहाँ पी क्यू आर एस या एस आर कर लें, ठीक है। यानी जो इसके साथ है वो बारी बारी आपने इसके साथ करना है। अब इनको उलट कर दीजिएगा। अब यानी अब इस तरफ से आप शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, क्यू पी एस आर, समझ आ गई होगी आपको। पहले पी क्यू आर एस सीधा लिखेंगे, फिर पी क्यू आर एस उल्टा करेंगे। आई होप सो समझ आ गई होगी आपको। फिर से देखें, मैं इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसी तरह इसमें क्या आएगा, पी क्यू आर एस। आई होप सो समझ आ गई आपको। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जी जो नीचे है इसकी वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है जी। अच्छा, दिस कर्वेचर कैन बी एसोसिएटेड एट गॉसियन कर्वेचर। इसको हम गॉसियन कर्वेचर भी कह सकते हैं। उससे भी आप जो फार्मूला है अपना नॉर्मल कैलकुलस में, उससे भी इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं जी। अच्छा, MCQ नंबर 15 है। This sort of curvature depend not only one position but also point of। अच्छा, the curvature K of curve depend upon only on the point along the curves। यानी किसी भी कर्व का जो कर्वेचर होगा ना, वो जिस कर्व पे वो लाई कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, जबकि ये जो कर्वेचर है वो किसी एक पॉइंट पे रिलाई या डिपेंड नहीं करेगा। ये जो रीमानियन कर्वेचर है, ठीक है। ये क्या है, पेयर ऑफ डायरेक्शन सिलेक्टेड एट ईच पॉइंट, यानी जिस डायरेक्शन में उसको पेयर लिए जा रहे हैं वो उन दोनों पॉइंट पे वो रिलाई करेगा। जबकि कर्वेचर जो है वो क्या होगा, ऑन द पॉइंट ओनली द कर्व, यानी जिस कर्व के अलांग वो लाई कर रहा है कर्वेचर, उस पर वो रिलाई करेगा, ठीक है। नॉर्मल कर्वेचर जो है कर्व का। ओके जी। अब इसके बाद ये है कि ये इनवेरिएंट होता है, ये भी इनवेरिएंट होगा, तो के भी जो है वो आपका इनवेरिएंट होगा। ये MCQ नंबर 16 हो गया। MCQ नंबर 17 2 डायमेंशनल में, ये हमने पीछे पढ़े हुए रीमानियन टेंसर के फार्मूले पढ़े हुए हैं कि ये कब नॉन ज़ीरो होंगे। 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये रीमानियन कर्वेचर के बारे में ये हमने देखा हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ रीमानियन टेंसर्स आर, ये जो है नॉन ज़ीरो हैं, बाकी ज़ीरो होंगे। ये हमने पीछे भी देखा था। जी, रीमानियन स्पेस अब देख लेते हैं। रीमानियन स्पेस क्या है, RN को हम रीमानियन स्पेस कहते हैं जी, ठीक है जी। ज़ीरो कर्वेचर और इक्विलिडियन मैट्रिक देख लेते हैं।
कह रहे हैं अगर आपका ये जो मैट्रिक्स जी आई जे किसके बराबर हो, डेल्टा आई जे के, तो उस सूरत में कर्वेचर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो तमाम क्रिस्टोफर सिंबल भी फिर क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे ये। ठीक है जी, ये आपका आई थिंक MCQ 21 है। नहीं 18, ये 18 है, ये 19 है। 20 की तरफ आते हैं हम। फ्लैट स्पेस, इससे पहले हमने रिमानियन स्पेस पढ़ी है, फ्लैट रिमानियन स्पेस देख लेते हैं। अगर के अगर ज़ीरो होगा तो उसको हम फ्लैट रिमानियन स्पेस भी कहेंगे। ठीक है, और उस सूरत में आर भी है वो क्या आएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाता है। 20, 21 यूक्लिडियन मैट्रिक्स का फार्मूला हम देख लेते हैं। यूक्लिडियन मैट्रिक्स का इससे पहले भी हमने देखा हुआ है, डी एस स्क्वायर, डी यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले के डेरिवेटिव का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे, साथ यहाँ पर x1 आ जाएगा। इसको हम r की शक्ल में भी लिख सकते हैं इस तरह, यानी पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद नॉर्मल कोऑर्डिनेट। नॉर्मल कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई आई को हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है एस पी स्क्वायर। इसमें जो एस है वो डिस्टेंस है, ठीक है, और पी एक ख़ास हमारा पॉइंट है जी। अच्छा, ये आपका 21 हो गया। अब ये जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट होते हैं इसके तीन नाम हैं, जोडेसिक कोऑर्डिनेट, नॉर्मल कोऑर्डिनेट या रिमानियन कोऑर्डिनेट, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि जोडेसिक कोऑर्डिनेट इज़ नॉर्मल कोऑर्डिनेट, तो इट्स ट्रू, यस। या ये भी पूछा जा सकता है रिमानियन कोऑर्डिनेट इज़ जोडेसिक कोऑर्डिनेट, यस, ये भी ट्रू है। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपको ये दिया होगा, नीचे तीन ऑप्शन होंगी, नॉर्मल कोऑर्डिनेट, जोडेसिक कोऑर्डिनेट, रिमानियन कोऑर्डिनेट या ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव आएगा। ठीक है, इसके बाद MCQ नंबर 22 कह रहा है कि अगर पार्शियल GIJ और पार्शियल Y के, ये इसका इन्वर्स ले लें और उसका डेरिवेटिव लें YK से, तो सारे के सारे जो क्रिस्टोफर सिंबल हैं वो ज़ीरो होंगे। टू हो गए जी। आगे हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन टेंसर्स। आइंस्टाइन टेंसर्स को हम डिनोट करते हैं G से, GIJ। ठीक है, रैंक 2 का ये टेंसर है, क्लियर हो गया। और ये भी किससे ड्राइव करेंगे हम, रिची टेंसर से। रिची टेंसर किससे ड्राइव किया था, रिमानियन टेंसर से, क्लियर हो गया। तो रिची टेंसर माइनस हाफ डेल्टा IJ/R, ये सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी रिची टेंसर और रिची स्केलर, रिची टेंसर को R से डिनोट करते हैं ना, अगर इसमें रिची स्केलर माइनस कर लें, R माइनस R कर लें, ठीक है, साथ में हाफ, आपको ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल चलें मैं ट्रिक बता देता हूँ। IJ ये आपका रिची क्या है, स्केलर है, ऐसा रिची टेंसर है। रिची टेंसर में से रिची स्केलर माइनस करेंगे, लेकिन जितने इंडेक्स इसके साथ है ना उतने इसके साथ होने चाहिए। क्योंकि स्केलर R के साथ तो इंडेक्स नहीं होते, तो इंडेक्स हम डेल्टा में लेंगे। ये आई होप सो अब आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी। तो ये जो आपका बनेगा इसको हम क्या नाम देंगे जी, आइंस्टाइन टेंसर्स का नाम देंगे। ठीक है जी, ये 2 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आई थिंक 23 था, मुझे अब याद नहीं है, चलिए मैं 24 लिख देता हूँ। तो इसको मिक्स्ड टेंसर का नाम भी देते हैं, मिक्स्ड क्योंकि ऊपर नीचे आपके क्या बोलते हैं इंडेक्स हैं, तो इसलिए इसको मिक्स्ड टेंसर का भी नाम देते हैं। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2, तो 25 MCQ हो गए।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी कि रिमेनियन डाइवर्जेंस जो होगा ना, ये आपको पता है ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो ये किसको शो करता है? डाइवर्जेंस को। डाइवर्जेंस किसका? आइंस्टाइन टेंसर्स का क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी एनर्जी मोमेंटम टेंसर्स। एनर्जी मोमेंटम टेंसर्स, इससे पहले हमने रिची टेंसर पढ़े, रोमानियन टेंसर पढ़े, क्रिस्टोफर सिंबल्स को हमने देखा, फिर हमने आइंस्टाइन टेंसर्स को देखा, मीट्रिक टेंसर को देखा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो एनर्जी मोमेंटम टेंसर्स है। एनर्जी मोमेंटम टेंसर्स, तो एनर्जी मोमेंटम टेंसर यहाँ पर चार तरह इसको डिनोट किया जा सकता है, यानी कौन कौन से हो सकते हैं? T00, ऊपर वाली रो में आप ज़ीरो सारे लेंगे, नीचे वाली रो में आप अयोटा लेंगे। तो इस ज़ीरो के साथ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो अयोटा आएगा यानी आई, फिर इसी में ज़ीरो आई आएगा, चूँकि आई ऑलरेडी है तो इसमें यहाँ पर जे लगा देंगे। तो ये चार तरह से इसको आपने याद रखना है। तो यानी पहले वाला T00 एनर्जी डेंसिटी को शो करेगा, दूसरे वाला एनर्जी फ्लक्स को शो करेगा, तीसरे वाला मोमेंटम डेंसिटी को शो करेगा, और चौथे वाला स्ट्रेस टेंसर्स को शो करेगा। यानी ये इनके सिंबल आपने याद रखने हैं, आगे इसको हम मज़ीद देखेंगे। ठीक हो गया, अभी मेरे ख्याल आपको याद रहेगा। अब चलें इसका ट्रिक बना लेते हैं कि जो 00 वाले हैं ना वो ई वाले हैं एनर्जी, यानी ये ज़ीरो एनर्जी वाले हैं, और जो आई वाले हैं वो एम और स्ट्रेस टेंसर्स हैं। ठीक है जी, तो चले देख लेते हैं आगे। ये आई थिंक 27 हो गया हमारा। जी 27 हो गया। सो मैं इतनी डिटेल नहीं बता रहा, मेरी कोशिश है कि आपको साथ साथ ट्रिक्स भी बताता जाऊं, क्योंकि टाइम कम होता है तो इतना मैं डीप नहीं जाता। अच्छा जी, चलें जी नेक्स्ट हम देखते हैं। ये जो हमारा टेंसर TIJ है, ये हमारा स्ट्रेस टेंसर है, जैसे आपने देखा था इसमें ये TIJ ये स्ट्रेस टेंसर है। ठीक है ना, तो स्ट्रेस टेंसर का ये आपको मैट्रिक्स पूछा जा सकता है, तो ये आपने याद रखना, सिंपल है। इस तरह आप नॉर्मल मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स नहीं सारी मैट्रिक्स बनाते हैं, उसी तरह बनाने हैं A11, A12, A13 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर टेंसर है तो टेंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो डायगोनल वाले हैं ना, इसको हम आइसोट्रॉपिक स्ट्रेस कहते हैं या प्रेशर कहते हैं, प्रेशर वाले टेंसर का नाम देंगे, और जो डायगोनल के बगैर हैं वो विस्कस स्ट्रेस आएंगे। क्लियर? तो ये आपका MCQ नंबर 28 हो गया। तो कोवेरिएंट मोमेंटम टेंसर, एनर्जी मोमेंटम टेंसर्स का क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। एनर्जी मोमेंटम टेंसर, इससे पहले हमने देखा था एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो है T अल्फा बीटा, एनर्जी मोमेंटम टेंसर ये तो डेंसिटी है, मोमेंटम टेंसर यानी ये वाला, बल्कि ये आएगा इसमें एनर्जी मोमेंटम टेंसर। ठीक है, तो ये इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा, याद रखिएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, IJ सेमीकोलन यहाँ पर J कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। अच्छा, ये वही चीज़ है, अगेन वही आ गया, लेकिन ये फ्लैट स्पेस टाइम में, और लोकल इनिशियल फेज में क्या होगा? ज़ीरो होगा। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी। ये आपका 29 हो गया। कह रहा है कि इट इज़ नॉट कंजर्वेशन लॉ लाइक द फ्लैट स्पेस,
एज द एनर्जी ऑफ मैटर इज नॉट कंजर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डायनेमिक स्पेस टाइम कर्वेचर। तो यानी डायनेमिक स्पेस टाइम कर्वेचर होगा तो मैटर की जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं करेगी, यानी कंजर्वेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो ये आपका 30 हो गया। नेक्स्ट जी हमारा आ जाता है एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ डस्ट, यानी डस्ट का एनर्जी मोमेंटम टेंसर ये आपका आएगा रो इज इक्वल टू एम एन। ठीक है जी, रो आपका क्या है बेसिकली डस्ट का एनर्जी मोमेंटम, चलो मैं इसको ऊपर एनर्जी मोमेंटम टेंसर है अब डस्ट का, इसको रो से शो करते हैं। ये इक्वल टू क्या होगा एम एन। एम जो है वो आपका एनर्जी है, पार्टिकल की एनर्जी है, नंबर ऑफ पार्टिकल कह लें जी, ठीक है। और एन जो है वो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल, यानी ये एन नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। और एम जो है ये आपका क्या है, ये एक पार्टिकल की एनर्जी है, यानी ये टोटल एनर्जी फिर आ जाएगी तमाम पार्टिकल को उसकी एक जितनी एक की एनर्जी है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी डस्ट एनर्जी मोमेंटम टेंसर आ जाएगा। ये 31 हो गया। स्ट्रेस एनर्जी टेंसर, ये स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है, इसका फार्मूला भी याद रखिएगा TIJ डस्ट का, ठीक है। डस्ट स्ट्रेस एनर्जी टेंसर ये दिया हुआ है। ये क्या था, डस्ट एनर्जी डेंसिटी है, ये डस्ट एनर्जी डेंसिटी है, यानी ये डेंसिटी निकालने का फार्मूला है। और ये क्या है, ये उसके टेंसर का फार्मूला है, ठीक है। सिंपली आपने पहले रो निकाल लेनी है, वही आपका अगर आप उसको IJ में लिखेंगे तो टेंसर बन जाएगा, यानी TIJ इज इक्वल टू जो डेंसिटी निकाली है उसके साथ चूँकि दो आपके इंडेक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो UI और UJ ये आपकी वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है जी। और कौन सी वेलोसिटी है, प्रॉपर वेलोसिटी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है UI क्या है, प्रॉपर वेलोसिटीज़ है, ठीक है जी। तो ये 32 हो गया MCQ। आगे कंपोनेंट ऑफ एनर्जी मोमेंटम डस्ट टेंसर ऑफ डस्ट इन मिंकोस्की स्पेस फ्लैट स्पेस। तो यानी अभी हम क्या निकालेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे एनर्जी मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ डस्ट के मिंकोस्की स्पेस में। तो ये आपने मिंकोस्की स्पेस का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी निकाली हुई हमने होती है C000 एंड सो ऑन, ठीक है जी। और इसका स्ट्रेस एनर्जी टेंसर, इसको अगर सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो ये 4/4 मैट्रिक्स में आएगा, साथ में शुरू में ये आपका C² एंड रो आ जाएगा। अब ये बेसिकली टेंसर यही इसी से आपका बना हुआ है, रो है, इसको आप CC कर लें तो ये C² आ जाएगा, क्योंकि टाइम में निकाल रहे हैं ना, तो टाइम का जो आपका कंपोनेंट है वो C है ना। तो अगर हम U जो प्रॉपर टाइम यहाँ पर अगर वो क्या बोलते हैं उसको टाइम के हवाले से ले तो यहाँ पर C आएगा, तो C × C C² आ जाएगा। ये एक कंपोनेंट आपका आ गया, बाकी सारे जीरो आ जाएंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आई थिंक 35 है, ये 34 है, नहीं चलें जो भी है, एक आधा अगर पीछे हो जाए नो प्रॉब्लम। ये भी एक बनना चाहिए था न्यूमेरिकल MCQ। अच्छा, अगर स्टेशनरी केस हो तो उस सूरत में वेलोसिटी आपकी ये आएगी 4 वेलोसिटी, ठीक है जी। यानी C सिंपल है, आपने सिंपल क्या करना है, VX कंपोनेंट, VY कंपोनेंट, VZ कंपोनेंट और ये शुरू में C, साथ सबके गैमा लगा देंगे। कब, जब ये स्टेशनरी हालत में। और गैमा का आपको फार्मूला पता है, ये क्या होता है गैमा का, 1/1 - बीटा स्क्वायर, और का क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और बीटा आपको पता है V/C होता है। तो उस सूरत में इसका आपका ये मैट्रिक्स ये बन जाएगा, ठीक है जी। अब ये मैट्रिक्स आपने कैसे याद करना है,
इन केस ऑफ स्टेशनरी, यानी अगर आपका पार्टिकल स्टेशनरी ऑब्जर्वर चेक कर रहा है, यानी केस 2 में। केस 1 में तो को मूविंग है ना, दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑब्जर्वर आपका क्या है, स्टेशनरी है, तो उस सूरत में आपका फार्मूला ये बन जाएगा। सही है। शुरू में तो आपका उसमें तो आपने देखा था c²u था, इसमें कंपोनेंट जस्ट इन्वॉल्व होंगे, तीनों कंपोनेंट आप लगा देंगे। सी तो आपने यहाँ पहले लगाना है हर हाल में, ठीक है जी। तो पहले वी एक्स कंपोनेंट, फिर वी वाई कंपोनेंट, फिर वी जी कंपोनेंट आ जाएगा, फिर इसमें सी आ गया। अब इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ से पहला आपने पहली रो याद कर लेनी है, सी वी एक्स, सी वी वाई और सी वी जी। क्लियर हो गया। अब एक इसको छोड़ देना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी वी एक्स, सी वी एक्स, सी वी एक्स, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर तीसरा जो है ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी वी वाई, और चौथा जो है ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी वी जी स्क्वायर। यानी इन शॉर्ट ये है कि ये आपकी पहली रो और पहला कॉलम बराबर होना चाहिए। फिर आगे आप क्या करें, वी एक्स स्क्वायर कर लें, फिर वी एक्स वी वाई कर लें, यानी फिर आप वी जी कर लें। सिंपली वी एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है सबको। यहाँ पर वी एक्स वी वाई वी जी है, और वी एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर क्या होगा, यू एक्स यू वाई, फिर यू वाई, फिर यहाँ पर वी आना था, उसने यू कर दिया। खैर, तो यहाँ पर वाई आएगा और सबको उसने मल्टीप्लाई कर दिया हुआ वाई से, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। ये आपसे 3 नंबर का पूछा जा सकता है। ये आई थिंक 34 या 35 था, 36 है जी। फ्लैट स्पेस में हमने पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेशन इक्वेशन ये बनेगी आपकी, जो टेंसर है एनर्जी मोमेंट का, उसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लें यानी कोवेरिएंट डेरिवेटिव लें तो 0 होगा। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। ये 37 है, एनर्जी मोमेंट टेंसर्स डिफाइन, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है एनर्जी मोमेंट टेंसर का। ये ट्रेस है, बेसिकली ट्रेस ऑफ एनर्जी मोमेंट है। तो ट्रेस को हम डिनोट करेंगे टी से, और ये बराबर होगा टी आई आई इज इक्वल टू टी आई जे जी आई जे। 37 हो गया, 38 हो गया। ट्रेस को फाइंड द ट्रेस ऑफ टी आई जे, यानी टी आई जे का ट्रेस करना है, उसको टी से शो करेंगे, ठीक है जी। और जी आई जे की जगह यहाँ ईटा भी हम लगा सकते हैं, ईटा आई जे। ये सिंबल आपका ईटा का है जी। एनर्जी मोमेंट टेंसर ऑफ परफेक्ट फ्लूइड, इससे पहले हमने डस्ट पार्टिकल का देखा था, अब हम परफेक्ट फ्लूइड का देखते हैं। तो एनर्जी मोमेंट का टेंसर का फार्मूला या टेंसर की सिंबल तो सेम रहेगी, जस्ट यहाँ पर फार्मूला चेंज होएगा, रो प्लस पी ओवर सी स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पर आपको पीछे याद हो तो टी आई जे इज इक्वल टू हमने पढ़ा था रो यू आई यू जे, वो लास्ट चीज़ पढ़ी हुई थी, याद है, ठीक है जी। जस्ट इसमें क्या करना है, इस रो में इसको अलग अलग करके पी ओवर सी स्क्वायर कर देंगे, पी माइनस भी करेंगे, पी प्लस भी करेंगे, पी माइनस भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर करके जी टेंसर आई जे से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये आपका आई थिंक 38 हो गया, 39। ये हमने पीछे पढ़ी हुई है। अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो, ये 40 हो गया आपका। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है जी। तो इसके बाद है जी आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। ये आपकी फील्ड इक्वेशन है, इसको मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक क्या है। G इज इक्वल टू टी आएगा, सिंपल, G इज इक्वल टू टी।
अभी आगे देखिएगा, ये म्यू न्यू, ये म्यू का सिंबल है और ये न्यू का सिंबल है, इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे, म्यू न्यू, ठीक है जी। और साथ ही यहाँ पर 8 पाई लगा देंगे। आई थिंक सो अभी आपको बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। 3 नंबर का भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है जी। अब इनकी आपको एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए कि ये क्या चीज़ शो कर रही है, ए टी म्यू न्यू को क्या शो कर रहा है, हाउ टू कर्व, ये बेसिकली स्पेस टाइम में मैटर के कर्व को बताएगा, ठीक है, कि हाउ टू कर्व, किस तरह कर्व होना है। और ये जो जी है ये आपको बताएगा हाउ टू मूव, और मूव किस तरह करना है, यानी ये मूवमेंट को शो करेगा, और ये आपका राइट हैंड साइड जो हाउ टू कर्व को शो करेगा। ये 41 हो गया, ये 42 हो गया जी। अब ये क्या 42 क्या है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आइंस्टाइन में कितने पॉइंट हैं, आइंस्टाइन फील्ड में, फील्ड इक्वेशन में, यानी आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन डिड नॉट ड्राइव फील्ड इक्वेशन, यानी आइंस्टाइन ने तो ये ड्राइव नहीं की थी, लेकिन उसने कुछ पॉइंट दिए थे। अब वो पॉइंट कौन कौन से और कितने हैं, सबसे पहले तो ये कि वो 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, फील्ड इक्वेशन मस्ट बी अ टेंसर इक्वेशन, फील्ड इक्वेशन क्या होनी चाहिए, टेंसर इक्वेशन होनी चाहिए। सेकेंडली क्या है, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन न्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मीट, ग्रेविटेशनल मस्ट यील्ड इक्वेशन ऑफ फॉर्म। तो यानी सेकंड ये है कि ये जो पॉइसन लॉ है ना, ये वाला होल्ड होना चाहिए। अब पॉइसन लॉ भी आपसे पूछा जा सकता है, 44 है, यस। पॉइसन लॉ क्या है, बेसिकली वो आपने डेल का फार्मूला देखा था, उसी का आपने सबका स्क्वायर कर लेना है। ये आपका पॉइसन लॉ है, इज इक्वल टू 4 पाई जी रो, ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि राइट हैंड साइड ऑफ पॉइसन लॉ शुड बी रिलेटेड टू टी म्यू न्यू, यानी राइट हैंड साइड ये वाली जो है वो ये रिलेट करनी चाहिए इस फार्मूले में, ये जो है टी म्यू न्यू इससे रिलेट करनी चाहिए, ठीक है जी। टी अल्फा बीटा कोवेरिएंट वेक्टर बीटा के हिसाब से 0 होना चाहिए, या ये भी 0 होना चाहिए इन फील्ड स्पेस। और लास्ट यानी चौथा पॉइंट जो है ये आर अल्फ़ा बीटा -1/2, यानी पीछे पढ़ा था रिची टेंसर के बारे में, इसका अगर हम लें, सॉरी आइंस्टाइन के बारे में, आइंस्टाइन फील्ड फार्मूला हमने देखा था, इसका अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव बीटा के हिसाब से ले तो ये भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी 4 लॉ आपके होल्ड होने चाहिए। इसको माइनस कैपा टी अल्फ़ा बीटा और के की कीमत 8 पाई जी ओवर सी की पावर 4, ये भी आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है ये बेसिकली फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उस चेंज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम मैक्सवेल की कुछ इक्वेशंस के बारे में देखेंगे। ये पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू कि जो मैक्सवेल की फील्ड इक्वेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक पीछे 45 हुआ था, यस, ये आपका 46 आ गया। स्टूडेंट थोड़ा हौसला रखिएगा, अभी बस 10-11 ऑलमोस्ट बाकी हैं, तो आपने ज़्यादा घबराना नहीं है, और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, आ गया जी मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन के ये 4 इक्वेशंस हैं,
इन इक्वेशंस को आपने याद रखना है, बहुत सिंपल इक्वेशन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड है। डेल डॉट ई आपको पता है डाइवर्जेंस है, डेल डॉट बी भी डाइवर्जेंस है, डेल क्रॉस ई भी आपका कर्ल है, डेल क्रॉस बी भी आपका कर्ल है। यानी दो ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ई और बी। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये आपसे पूछा जा सकता है अलग से भी कि ई जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ई जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। और बी जो है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक हो गया। और ये जो रो है ये चेंज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। और एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। इनकी मीनिंग आनी चाहिए आपको, इनकी मीनिंग का पता होना चाहिए। अच्छा, अब इनको हम फार्मूलों को देख लेते हैं। डेल डॉट बी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो तो ज़ीरो होगा, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। पहले हम डॉट वाले देख लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा, डेल डॉट बी। और डेल डॉट ई जो है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये तो अब आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इसी तरह यानी सिंपल ये मैं आपको बता दूं कि जो ई वाले हैं ना उसमें एक एक टर्म इन्वॉल्व होगी फ्रैक्शन में। जैसे रो ओवर एप्सिलॉन नॉट है, इसमें बी ओवर पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी है। यानी अगर आप इसी मैग्नेटिक फ्लक्स का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ले टाइम टी के हिसाब से माइनस ई, तो वो ई में आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कर निकालना हो तो आप क्या कर लें, मैग्नेटिक फ्लक्स से उसको इन्वॉल्व करें। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ई में बी इन्वॉल्व होगा, जब कर निकालेंगे तो बी में क्या होगा, ई इन्वॉल्व होगा। सेम वही चीज़ आ गई है, ठीक है जी। लेकिन साथ में आप सी से स्क्वायर से डिवाइड भी करेंगे और एक चीज़ आप साथ एक्स्ट्रा म्यू नॉट जे ऐड कर देंगे। तो जे जो है ये यहाँ पर क्या आपकी कहलाएगी, करंट कहलाएगी। इससे पहले हमने अर्लियर क्लासेस में आई से डिनोट किया हुआ था करंट को, लेकिन यहाँ पर टेंसर में जे से इसको डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया। अब आई थिंक ये सारी चीज़ें अब आपको याद हो जानी चाहिए। और सी यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसका फार्मूला आपका आएगा 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये आई थिंक 47 हो गया, यस। MCQ 48 में अब ये किन इन इक्वेशंस या इन इक्वेशन को डिस्क्राइब किसने किया था, या इसके लॉ क्या कहलाएंगे। पहले आप गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, चूँकि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है तो ये इलेक्ट्रिसिटी है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ये मैग्नेटिज्म आएगा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। फैराडे दूसरा जो है बी वाला, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन आएगा। और चौथा जो है एम्पेयर्स लॉ आ जाएगा। तो फिर फार्मूला वही आ गया कि जी करना है आपने। पहले तो दो जो है डॉट में गॉस लॉ आएंगे, बाकी फादर और अम्मी यानी फैराडे लॉ और एम्पेयर्स लॉ आ जाएंगे, ठीक है जी। जी रो नॉट। आगे जी आपका आ जाता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का फार्मूला पहले किससे शो होगा जी, रो नॉट। और ये चार्ज होता क्या बेसिकली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लेंथ, एल नॉट जो है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब की एक साइड की लेंथ है, ठीक है जी। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये 49 हो गया। अगेन वही आ गया फार्मूला। ये सिंपली म्यू नॉट में है डेंसिटी चार्ज में। और अगर एस फ्रेम में देखेंगे, ये बेसिकली आपकी दो फ्रेम है ना, एक इनर्शियल फ्रेम, एक एस डैश है और एक एस है, ठीक है जी। इन एस फ्रेम द चार्ज डेंसिटी अपीयर टू बी, अगर एस फ्रेम में देखेंगे तो सिंपली ये आएगा। साथ में ये 1 माइनस बीटा स्केयर का जो फैक्टर है वो भी साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, ठीक है जी।
और ये हमने म्यू नॉट का फार्मूला पीछे पड़ा हुआ है, अगेन वही आ गया ये वाला, ठीक है। ये 50 हो गया जी। करंट का भी देख लेते हैं। करंट जे, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ आपको ये जो सिंबल है ताकि आपको याद रहे। करंट जे आपका आएगा रो वी, ठीक है जी। अगर दूसरी फॉर्म में इसको लिखें तो फ्रेम एस में हम ये लिखेंगे, ये जे इज इक्वल टू रो नॉट वी ओवर ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और बीटा की आपको वैल्यू या पता है वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होती है। ये 51 हो गया। ये दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिक आपने ये याद रखना है, रो वी वाला। और रो का आपने पीछे ये फार्मूला पड़ा हुआ है ये वाला, तो रो की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। इसको हम x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। v की जगह जस्ट vx आ जाएगा, vy आ जाएगा और vz आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जे इज इक्वल टू, हमने पढ़ा रो म्यू, सॉरी अभी हम देखेंगे मैथ के बारे में। मैथ का ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ था। चलें इसको 52 कह लें MCQ, एम नॉट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। जे का भी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट ओवर एम नॉट इंटू एम आ जाएगा। इसी तरह जे इज इक्वल टू रो नॉट, यानी एम मैथ से रिलेटेड हम देखेंगे तो करंट का ये बन जाएगा रो नॉट और एम नॉट इंटू पी आ जाएगा। तो ये फार्मूले अपने याद रखने हैं जी। 4 करंट, अब हम पीछे हम सिंपल करंट जे के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे 4 करंट। 4 करंट में जे म्यू नॉट उसका सिंबल है, और इसमें चूंकि दो आपको पता है कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टाइम के रिलेटेड और एक्स वाई जी। ये जे जो है वो एक्स वाई जी कंपोनेंट है, और दूसरे वाला एस सी जो है वो आपका टाइम कंपोनेंट है। मिनकॉस की स्पेस में इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, ठीक है जी। ये 52 हो गया, ये 53 हो गया, ये माइनस क्यों शो कर रहा है यहाँ पर? ये मिनकॉस की स्पेस में आपको पता है अगर प्लस हो तो बाकी इसके जितने भी कंपोनेंट है ये क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है। अब इसकी कंजर्वेशन इक्वेशन देखते हैं। कंजर्वेशन इक्वेशन जो है वो हमेशा ज़ीरो होती है। कंजर्वेशन का लफ्ज़ जब भी आ जाए तो इट मीन वो ज़ीरो है, यानी J4 करंट जो है उसका अगर हम अल्फ़ा के हिसाब से डेरिवेटिव या कोवेरिएंट डेरिवेटिव लें तो क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ये 54 हो गया जी। आगे आ जाता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 पोटेंशियल। उसको ए म्यू से डिनोट करते हैं 4 पोटेंशियल को, ठीक है। इसमें भी दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे, पार्शियल ओवर सी, यहाँ पर ये टी है, सॉरी क्यू ओवर सी, ये यहाँ पर किसको शो कर रहा है, टाइम को, और ए जो है ये उसके कंपोनेंट एक्स वाई जी कंपोनेंट है। अब ए वेक्टर पोटेंशियल है, ये हम पढ़ चुके हुए हैं, और क्यू जो है स्केलर पोटेंशियल है। ये यहाँ पर क्यू जो है वो टाइम के हिसाब से क्या है, स्केलर पोटेंशियल है आपका। ये 55 हो गया। एनर्जी यू एंड, अच्छा कह रहा है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल आर रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी यू एंड पोटेंशियल मोमेंटम क्यू ऑफ ए पार्शियल हैविंग चार्ज क्यू बाय दिस। अच्छा अभी नेक्स्ट यू का फार्मूला हमने लिया हुआ है जो कि आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यू जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्यू साई, और ये जो कैपिटल क्यू है वो आपका क्या है, पोटेंशियल मोमेंटम है। तो इसको भी आपने याद रखना है। ये क्यू जो है ये क्या, पोटेंशियल मोमेंटम है, और ये यू क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी यू जो है वो एनर्जी है। इनके फार्मूले भी आपने याद रखने एनर्जी के, क्यू
साई सॉरी क्यू फाई और क्यू ए आपका आ जाएगा। अब ये क्यू ए कैसे आया, अगर आप देखें इसमें ए बराबर इसके था ना, इसको सारे को क्यू कह लें तो ये बेसिकली आपका फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, यानी एनर्जी मोमेंटम में और पोटेंशियल मोमेंटम में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल मोमेंटम में फार्मूले सेम ही है, जस्ट ये आपका स्केलर में आएगा, ये आपका वेक्टर में आएगा। ये 57 हो गया, ये 56 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड भी, उसका फार्मूला क्या आएगा जी, डेल क्रॉस ए, और ये भी पोटेंशियल वेक्टर फॉर्म में आएगा, यानी वेक्टर पोटेंशियल में आएगा जी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड को बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शो करेंगे। इसका फार्मूला भी आपका क्या आएगा, डेल क्रॉस, इसमें सर ये क्रॉस है और इसमें डॉट, यानी आपका स्केलर क्वांटिटी आएगी, माइनस इसको क्या बोलते हैं, डेल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, और माइनस पार्शियल ए और पार्शियल टाइम टी, ये इसका फार्मूला आ गया। कितना हो गया जी, 58, ये 59, ये 60। अच्छा, कह रहा है व्हेन चार्ज पार्टिकल आर इन मोशन, अगर पार्टिकल मोशन में है तो वो ऑर्थोगोनल होंगे टू ईच अदर, ये याद रखना आपने। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने पढ़ा हुआ है कि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन जो है वो उसको शो करती है। ये 61 हो गया। आगे जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को एफ अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला क्या है, अल्फ़ा बीटा यूज़ हो रहा है तो अल्फ़ा बीटा डेल ए के साथ अल्फ़ा बीटा लगाएंगे, लेकिन यहाँ डेल ए में यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, इधर क्या आएगा, बीटा अल्फ़ा आ जाएगा। बस डेल ए माइनस डेल ए आपका क्या बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ये 61 हो गया, ये 62 हो गया। और इसका जो मैट्रिक है ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है, 4 वेक्टर का फार्मूला, वेक्टर पोटेंशियल का, 4 वेक्टर पोटेंशियल का फार्मूला ए अल्फ़ा, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब इसको अगर हम डिनोट करना चाहें किस में, मैट्रिक्स में, तो ये डायगोनल ज़ीरो हो जाएंगे सारे, बाकी जो है वो आपके नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है, उसी तरह ई एक्स ई वाई ई जी आ जाएगा, ई एक्स ई वाई ई जी, जिस तरह वो हमने पहले देखा था, ये वाले और ये वाले बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह बी जी बी वाई पी जी बी वाई, ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, और इस तरह बी एक्स ये बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका 63 आ गया, ये आपका 64 आ गया, और ये एंटी सिमेट्रिक होगा जी, याद रखना है आपने। यानी ये जो आपका टेंसर है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला, ये आपका क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, फार्मूला बार बार वही आ रहा है। अच्छा, इन शॉर्ट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वो ऊपर इंडेक्स में था, अभी नीचे था, तो ये तो हमने पढ़ा था ना, डेल ए माइनस डेल ए करके पढ़ा था ना फार्मूला। इधर अल्फ़ा बीटा है तो इधर बीटा अल्फ़ा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, बी के करके एप्सिलॉन आई जे के बी के कर देंगे। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये 65 हो गया। अच्छा,
टेंसर, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म। तो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन इससे पहले हमने पढ़ी हुई थी, लेकिन अगर हम टेंसर फॉर्म में देखेंगे तो जिस तरह हमने वो रिमानियन टेंसर देखे थे ना, आर ए अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसी तरह ये अपना मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तीनों का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 67 हो गया। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एनर्जी मोमेंटम टेंसर हम देखते हैं। टी अल्फ़ा बीटा से इसको शो करते हैं एनर्जी मोमेंटम टेंसर को, और इसका लंबा चौड़ा ये फार्मूला 1/4। इसमें भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। 2 दफ़ा आपने एफ लिखना है, माइनस कर देना है एफ से, ठीक है जी। अब इस एफ के साथ आपने इंडेक्स कैसे सेट करने हैं। यहाँ पर देखिएगा अल्फ़ा बीटा है ना, जिसको आप माइनस कर रहे हैं ना, उसमें अल्फ़ा बीटा लगाएंगे। यहाँ पर अल्फ़ा ऊपर है तो ऊपर अल्फ़ा लगाएंगे, बीटा नीचे तो नीचे बीटा लगा देंगे, और एक साथ और टर्म इन्वॉल्व कर देंगे जिसको हम म्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। जिसमें माइनस कर रहे हैं, चूँकि इसमें म्यू लगाया तो इसमें भी आप म्यू लगाएंगे, म्यू, और साथ एक और टर्म इन्वॉल्व कर देंगे गैमा, यहाँ पर भी गैमा। सिंपल है जी। अब चूँकि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा नहीं है तो अल्फ़ा बीटा के लिए हम अल्फ़ा बीटा डेल्टा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ 4 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है जी। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम टेंसर का। ये आई थिंक 68 था या 69 था, चलें जो भी है, ये फिर वही चीज़ आ गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर्स एनर्जी मोमेंटम टेंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर। एनर्जी मोमेंटम टेंसर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी की एंटीसिमेट्रिक है, यानी माइनस में हो जाएगी अगर ऑर्डर चेंज करेंगे, इंडेक्स चेंज करेंगे, और 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हैं इसके, ठीक है जी। उसके बाद ये इसके अगर इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 × b² माइनस EC² आ जाएगा, E² ओवर C² आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। इसका ट्रेस हम F से शो करते हैं, जिस तरह इससे पहले हमने T से भी शो किया था, याद है आपको। ये बराबर आएगा किसके? 0 के। ट्रेस बराबर आएगा किसके? 0 के। ट्रेस कैसे करेंगे? ये दोनों इंडेक्स बराबर हो जाते हैं जी। आगे स्ट्रेस टेंसर। ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारा कुछ इसका बताया हुआ था, लेकिन चलो हम कर लेते हैं। सिग्मा आई आर कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेन। अच्छा, अगर तो ये देखें आप 1 जो है ना, जिनमें दोनों बराबर हैं, जैसे ये 2 है, ये इसमें ये 3 है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? नॉर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं, ठीक है जी। बाकी जो होते हैं वो आपके टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस होते हैं। ये वाले आपके शेयरिंग स्ट्रेस कहलाएंगे। ये आपका आई थिंक 70 बन गया। आगे काशी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो काशी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होगा? फोर्स प्लस सिग्मा आई जे, यानी ये आपका पहले जे है तो यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है किसके साथ से? जे, और उसमें अगर एफ आई जो जिसका नहीं लिया हुआ यानी जो डिफरेंट है, उस फोर्स को अगर आप ऐड करें तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। इसको हम बोलते हैं काशी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जी, सिग्मा आई जे बराबर होगा जे आई, यानी ये इसको आप ये कह सकते हैं सिमेट्रिक है। सेकंड लॉ में सिमेट्री पाई जाती है। ये आपका आई थिंक 71 हो गया। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मैट्रिक्स, अगर ये डायगोनल वाले अगर आप ले लें तो ये आपके प्रिंसिपल होते हैं जी टेंसर्स, ठीक है। और अगर इसको अगर हम मैट्रिक्स में शो करें तो ये डायगोनल वाले सिग्मा 1 सिग्मा 2 होंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक। आगे इसकी आइगन वैल्यूज़ लैम्डा से शो करते हैं, और आइगन वेक्टर जो है वो हम कैसे निकालेंगे। और ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है,
और इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो रियल नंबर में होंगी। ये डिफरेंट तरीक़ों से आपसे पूछे जा सकते हैं MCQ। ठीक है जी। आइगन वैल्यू कैसे निकालनी है? सिग्मा आई जे वी इज इक्वल टू वी लैम्डा वी, यानी पहले तो सिग्मा आई जे इज इक्वल टू आइगन वैल्यू को हम लैम्डा से शो करेंगे और इसको आइगन वेक्टर वी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। जी आगे स्ट्रेस है जी, मीन स्ट्रेस को हम सिग्मा एम से डिनोट करेंगे और तीनों जो आपके होंगे ना क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। मीन प्रेशर है, मीन प्रेशर को P बार से डिनोट करेंगे या माइनस सिग्मा एम से। तो इसमें भी तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन साथ में माइनस लगा देंगे, सिंपल। ये आई थिंक 80 तक हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये तीनों इक्वल हैं, ये वाले डायगोनल बराबर हैं, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्टेट। ठीक है जी। होपफुली स्टूडेंट आपको इससे फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह पेपर में इससे जो मैंने MCQs कराए हुए हैं उससे भी पेपर आपका आएगा। आगे स्ट्रेन टेंसर है जी। स्ट्रेन टेंसर को हम इससे शो करते हैं एप्सिलॉन आई जे को। ठीक है जी। और इसका फार्मूला क्या है? ई आई जे माइनस ओमेगा आई जे। ये जो ओमेगा आई जे है ये रिजिड बॉडी की रोटेशन को शो करता है। ठीक है जी। ये टिल्डा है, टिल्डा में है। और ये याद रखना है, ये सिमेट्रिक टेंसर है और ये इसका एंटी सिमेट्रिक है, जो रोटेशन वाला है। ठीक है जी। और ये जो स्ट्रेन है, इसकी आइगन वैल्यूज़ जो होंगी उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, जो कि E1 E2 E3 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 आएंगे। उसमें तो अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था ना स्ट्रेस में थोड़ा डिफरेंट था। इसमें सिग्मा था, इसमें आपका एप्सिलॉन आ जाता है, बस फ़र्क इतना है। ठीक है जी। जी आगे आ जाती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और इलास्टिसिटी का जो सिंबल है वो ये है एप्सिलॉन। अच्छा, अगर आप गौर करें तो जो था ना स्ट्रेन का सिंबल भी एप्सिलॉन ही था, लेकिन उसमें आई जे आएंगे साथ, इंडेक्स, यानी ऑर्डर 2 का टेंसर होगा वो। ठीक है जी। और इलास्टिसिटी चूँकि इन दोनों का लिंक से, उन दोनों का कह लें कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। जितना स्ट्रेस होगा उतनी स्ट्रेन होगी। ठीक है। तो ये इसका जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। और ये जो S है यहाँ पर, ये आपका कांस्टेंट होगा। और C इज़ द इलास्टिक स्टिफनेस, C को हम इलास्टिक स्टिफनेस भी कहते हैं। ठीक है जी। S इज़ द इलास्टिक कंप्लायंस, ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। और C जो है वो इलास्टिक स्टिफनेस है जी। इलास्टिसिटी टेंसर को भी एप्सिलॉन आई जे, इसमें एस आई जे के एल एंड ये जो सिग्मा है के एल, यानी ये 4 पूरे करने आपने आई जे के एल, इसके साथ आई जे के एल लगा देंगे और इस सिग्मा आई जे की वैल्यू क्या होगी उसी तरह आप ये निकाल सकते हैं जिस तरह ये एप्सिलॉन निकाला है। इसमें एप्सिलॉन वाले में सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा वाले में एप्सिलॉन आ जाएगा, बस फ़र्क इतना है। ठीक है जी। इस एस आई जे के एल को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी टेंसर का नाम देते हैं और सी आई जे को स्टिफनर टेंसर का नाम देते हैं। लें जी, आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए सब्जेक्ट और नई वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।